Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. लास्ट चैप्टर है आपकी हिस्ट्री बुक का. टॉपिक जो इसमें आज मैं ले रहा हूं, दिस इज थीम 11. टॉपिक इज जापान, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान. दोस्तों, हमें जापानीज कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है. हमें यह पता चलता है कि जापान को एक एम्परर ने क्योटो से रूल करना शुरू कर दिया था, लेकिन 12th सेंचुरी आते आते द इंपीरियल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट थी, इट लॉस्ट इट पावर टू अ कम्युनिटी कॉल्ड शोगन्स. मतलब किंग के पास से पावर चली गई शोगन्स के पास में. अब थ्योरेटिकली अगर देखें तो शोगन्स किंग के नाम से रूल कर रहे थे कि भैया हम किंग के नेम पे रूल कर रहे हैं एंड वी आर द वन, बट वो किंग्स बन ही गए थे. 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा फैमिली को शोगन की पोजीशन मिली थी. यहाँ फैमिलीज होती थी जो एक स्मार्ट फैमिलीज होती है, उनकी कुछ पोजीशंस होती है, कुछ वो रहता है, तो उस बेसिस पे हो रहा था. शोगन्स ने कंट्री को डिवाइड करा था. 250 डोमेन्स में कंट्री को डिवाइड किया गया था और लॉर्ड्स अपॉइंट किए गए थे जिनको दाइम्यो कहते थे. ये 250 दाइम्यो जो थे ये अलग अलग रीजन को गवर्न करते थे. शोगन इन सारे दाइम्योस के ऊपर रूल करता था. शोगन दाइम्यो को कहते थे कि आप लोग कैपिटल सिटी ईदो, जिसे आज हम लोग टोक्यो कहते हैं, ईदो में आके आप लोग रहो. अब ये पता है क्यों हो रहा था? शोगन दाइम्यो को क्यों ईदो में रखना चाहते थे? ताकि उन पे कंट्रोल बना रहे, रिवोल्ट नहीं करें. अंदर की बात तो ये थी. और ये सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक भी था दोस्तों. एक नज़र के सामने जिगर के पास वाली बात हो रही थी. सो दिस वॉज हैपनिंग एंड दिस वॉज रियली रियली इफेक्टिव. होता यह था कि जो शोगन रहते थे वो सारी मेजर सिटीज और माइंस वगैरह इनको भी रूल करते थे, मतलब अपने नज़र में रखते थे. इन्होंने सामुराई जो वॉरियर क्लास होते थे उनको अपॉइंट करा था. वो भी एलीट होते थे, दे वर नॉट लाइक एनीबडी. samurais were elite class, but the job of samurais was to serve or protect the shogun and the daimyo. 16th century खत्म होते होते कुछ चेंजेस आते हैं जापान में. चेंजेस क्या आते हैं? 16th सेंचुरी खत्म होते होते 3 चेंजेस आते हैं जापान की हिस्ट्री और डेवलपमेंट में. बेसिकली अगर हम देखें तो पहला चेंज था, पेजेंट्री को बोला गया था कि अब आप लोग अपने घरों में अपने पास स्वर्ड्स नहीं रखेंगे. ओनली द samurais आर अलाउड टू कैरी द स्वर्ड्स. ये पहला था. एक तरीके से अच्छा भी हुआ दोस्तों. बहुत फ्यूडल फाइट्स हो जाया करती थी, बहुत झगड़े हो जाते थे, जब देखो तब तलवारें निकल जाती थी. सो वो चीज को इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड लाइक रिड्यूस द क्राइम्स एंड फाइट्स, ये बड़ा अच्छा हो गया था. इससे पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गया था. सेकंड था कि दाइम्यो को बोला गया था कि अब आप अपने डोमेन्स की कैपिटल में जाके रहोगे. ये चेंज था. पहले कहाँ रखते थे? ईदो. अब डोमेन्स की कैपिटल में जाके रहोगे, ये बोला गया. और उनको काफी ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करी गई थी. थर्ड चेंज was a change that was effective for collection of revenue. थर्ड चेंज ये था कि अब लोगों की जमीन को उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चूज किया जाता था. लोगों की जमीन को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चूज किया जाता था. एंड गाइस, होता ये था कि प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उससे कितना टैक्स असेस करना है ये डिसाइड किया जाता था. तो लैंड सर्वे किए गए थे.
और उसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो दोस्तों ये एक स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम का भी सिस्टम हो गया था। अब ये जो दाइमियोस की कैपिटल थी ना, ये धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दाइमियोस की कैपिटल सच में बड़ी होने लगी, और 17वीं सेंचुरी के बीच में आते आते मतलब 1650 के अराउंड जापान में एक सिटी थी जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी बन गई थी, ईदो। और इसके अलावा ओसाका, क्योतो, ये सिटीज, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लगभग 6-7 और कासल टाउन्स थे जिनकी पॉपुलेशन 50,000 तक की बन गई थी। अब इस वक्त अगर हम यूरोप को कंपेयर करें तो दोस्तों यूरोप में सेम इस टाइम मतलब दुनिया के दूसरी तरफ यूरोप में इस समय ऑन एन एवरेज हर देश में एक ऐसा टाउन हुआ करता था। जापान में कितने बन गए थे? इससे हुआ ये कि जापान की कमर्शियल इकोनॉमी बूम होने लग गई। लोग सडनली फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम बनने लग गए। एक पर्सन की मेरिट जो थी उसके स्टेटस से ज्यादा उसके मतलब एक पर्सन की वर्किंग कैपेसिटी, उसका कह सकते हैं एबिलिटी टू अचीव और डू बिजनेस, हाउ डज इट डू अ बिजनेस, वो चीज उसके जन्म से किसी बड़ी फैमिली में किस फैमिली में आता है, अब वो मायने नहीं रख रहा था। अब उसका कैपेबिलिटी, एबिलिटी मायने रखने लग गई थी। अब धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि कल्चर्स भी आने लगे टाउन्स में, अलग अलग कल्चर्स आने लगे क्योंकि लोग इधर उधर घूम रहे थे। ट्रेड एंड फंक्शन चलता है, ट्रेड लीड्स टू कल्चर, लाइक डाइवर्सिफिकेशन। लोगों ने आर्ट, थिएटर, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें चालू करी। एजुकेशन वॉज अ प्राइम थिंग इन जापान, दिस इज फॉर श्योर। एंड लोगों ने अब राइटिंग भी करना शुरू करी। सम पीपल अडॉप्टेड राइटिंग बिकॉज दे न्यू दैट राइटिंग प्रोवाइडेड देम सम नाइस इनकम। ईदो में ही अगर हम बात करें तो लोगों ने एक बुक को रेंट करना शुरू कर दिया। आप एक बॉल राइस का लो या नूडल्स का लो, उसके बदले में आपको एक बुक मिल जाती, मतलब उतने से पैसे में आप बुक अब रेंट कर सकते। तो हमको ये पता चलता है कि अगर जापान में इतना रीडिंग का क्रेज था उस वक्त, तो वहां पे जाहिर सी बात है प्रिंटिंग का भी कुछ ना कुछ क्रेज तो होगा। सी वन थिंग लीड्स टू अनदर। प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक्स की प्रिंटिंग होती थी दोस्तों जापान में, यूरोपियन नहीं होती थी जिस तरीके से दे वर लाइक वर्किंग अपॉन थिंग्स एंड ऑल। अब और भी हमको कुछ चेंज मिलते हैं। जापान को लोग रिच कंट्री कंसिडर करते थे, ये बात है। जापान है तो भैया रिच है। क्यों? क्योंकि जापान लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करता था फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, वहां से सिल्क, और इंडिया से टेक्सटाइल्स। जापान ये कर रहा था और बदले में पे किसमें करता था? गोल्ड और सिल्वर। अब ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, यहां एक गड़बड़ी हो गई थी। जापान अपना गोल्ड किसी प्रोडक्ट के लिए दूसरी कंट्री को दे रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? एग्जैक्टली वही हुआ। जापान का गोल्ड कम होने लगा, डिप्लीट होने लगा। गवर्नमेंट बिकेम अलार्म्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था हिलने लगा था, भैया ये क्या हो रहा है। अब तोकुगावा जो शोगन थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब प्रेशियस मेटल एक्सपोर्ट नहीं होगा यहां से, और सिल्क इंडस्ट्री अब हम हमारे यहां पर ही सेट करेंगे। हम क्यों बाहर से सिल्क लेकर आ रहे हैं? एक सिल्क इंडस्ट्री निशिजिन जो कि क्योतो में है, एक क्वार्टर है एरिया, वहां पे सिल्क इंडस्ट्री डेवलप करने की इन्होंने सेटअप डाली। एंड दोस्तों इत्तेफाक से कहते हैं कि निशिजिन का सिल्क आज दुनिया के सबसे फाइनेस्ट सिल्क में आता है। मतलब आप सोचिए, जापानीज रियली वेंट अहेड एंड दे जस्ट ब्लू इट ऑफ बॉस, दे डिड इट। अब उन्होंने इकोनॉमी को बढ़ाने के और तरीके ढूंढे, राइस का स्टॉक मार्केट बनाया। हमको मतलब दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट। एंड मनी के यूज को बढ़ाने लगे वो लोग रादर देन प्रेशियस मेटल। कुछ सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आए जापान में, जैसे कि लोग बोलते थे, क्योंकि जब जापानीज लिटरेचर को पढ़ा गया तो लोग कहते हैं कि जापानीज लिटरेचर तो फार बियॉन्ड जापानीज कल्चर
चाइनीज एक्विजिशन के, चाइना के कल्चर को उधार लेने के या गोद लेने के, अडॉप्ट करने या थोपने, कुछ भी मान लो, उसके पहले से चलते आ रहा है। जापानीज कल्चर चाइनीज कल्चर से नहीं बना हुआ है, एक्चुअली जापानीज कल्चर उसके पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन बस ये बात थी कि ये चीज़ें लोग भूल रहे थे। कुछ फेमस बुक्स जैसे कि टेल ऑफ गेंजी, ये सारी जो बुक्स वगैरह है, इसमें पता चलता है कि उसमें मिथ्स ऐसी है कि जो आइलैंड्स है ना, ये गॉड्स ने क्रिएट करे थे, एंड इनफैक्ट एम्परर जो थे ना, वो सन गॉडेस के ही डिसेंडेंट्स थे। तो इसलिए जापान के फ्लैग में आप लोग देख सकते हो द राइजिंग सन एंड ऑल थिंग। ये प्रोसेस बहुत अलग था। टेल ऑफ गेंजी में क्लियरली बताया गया था कि एक फिक्शनल डायरी है हियान कोर्ट की, बेसिकली ये मुरासाकी शिकुबु के नाम से ऑथर हैं, उन्होंने लिखी हुई थी। इसमें बताया गया है कि जापानीज कल्चर में कितनी इन डेप्थ चीज़ें थी और किस तरीके से ये बहुत ही डिस्टिंक्ट थी फ्रॉम द एंशिएंट चाइनीज कल्चर। इट वाज लाइक रियली डिफरेंट देन दैट। सो they knew this thing very nicely, that Japanese culture had existed and it was not dependent upon any culture. In fact, उसमें तो ये भी बताया गया था कि Japanese culture में women had a quite number of rights. They were very liberal, they were independent. So these all things were actually given out in this like the Tale of Genji. It's a फिक्शनल लाइक प्ले, डायरी नुमा प्ले है जिसके अंदर बताया, क्रॉनिकल है एक तरीके से। सो दिस शोज women used to perform writing tasks in Japanese languages, men used to do that in Chinese, क्योंकि वो ठीक है यार, उस समय वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड थी। सो नाउ वी नो कि जापान एक्चुअली काफ़ी फ्लरिश कर चुका था और उसकी हिस्ट्री बहुत डिवाइन थी। लोगों के अंदर एक पीरियड आ गया था कि लोग जापानीज कल्चर को अब प्राइम मानना शुरू कर रहे थे। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।